एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है बायोमोलिक्यूल। और इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट में बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंपैरिजन किया और हमने ये देखा बच्चे कि वहाँ पर जो केमिकल एनालिसिस है, मीन्स एलिमेंटल एनालिसिस है, मीन्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनमें रिलेटिव एविडेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चे, तो इस बायोमोलिक्यूल्स को हमने स्टडी करना है अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेसेस और बहुत डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में। तो बच्चे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। साथ में साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक इमेजेस मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में, रिविजन्स करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो बच्चे, ये बायोमोलिक्यूल्स का सेकेंड पार्ट है और इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ में हम बेसिकली बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा बच्चे कि जो हमारा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करें, बायोमोलिक्यूल्स को हम अगर स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे अमाइनो एसिड्स के बारे में, हम बात करते हैं बच्चे न्यूक्लियोटाइड के बारे में, हम बात करते हैं बच्चे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, हम बात करते हैं बच्चे फैटी एसिड। ठीक है, और साथ में कुछ और बायोमोलिक्यूल्स को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है बच्चे, आज का जो ये सीरीज़ का जो सेकेंड पार्ट है, हम इसमें देखेंगे अमाइनो एसिड्स को बहुत डिटेल वे में। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि ये बायोमोलिक्यूल होता क्या है, और बायोमोलिक्यूल में हमने बात किया अमाइनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड है ना बच्चे, वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमाइनो एसिड्स क्या है? एक तरह के, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली चीज, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। साथ में ये क्या कंटेन करके चलता है? तो अमाइनो एसिड जो है वो कंटेन करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कंटेन करता है अमीनो ग्रुप, कंटेन करता है हाइड्रोजन एटम, और साथ में कंटेन करता है साइड चेन, मींस आर ग्रुप। तो ये क्या है? तो बेसिकली COOH क्या है बच्चे? एक तरह का कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, एक तरह का क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। NH3 क्या है? एक तरह का अमीनो ग्रुप है। एक तरह का क्या है बच्चे? अमीनो ग्रुप है। ठीक है, अमीनो ग्रुप है। ये क्या है बच्चे? हाइड्रोजन एटम है। और ये क्या है बच्चे? फंक्शनल ग्रुप है। ये आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप है, या इसी को हम बोल देते हैं कि ये एक तरह का क्या है बच्चे? साइड चेन। मीन्स किसी भी अमाइनो एसिड के अगर आप स्ट्रक्चर्स को देखो, और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे कि अमाइनो एसिड जो है उसके बाद उसके पास अपना खुद का क्या है? एक अल्फा अमीनो कार्बन है। ठीक है, एक अल्फा अमीनो कार्बन एटम है। मीन्स अगर आप किसी
जनरल स्ट्रक्चर्स की बात करो, किसी अमाइनो एसिड के एक जनरल स्ट्रक्चर्स की बात करो, तो इसके पास क्या है बच्चे, एक अपना खुद का अल्फा कार्बन एटम है। अल्फा कार्बन एटम वो एटम होता है बच्चे जिसकी वैलेंसी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड की हेल्प से फुलफिल हो रही हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये एक अल्फा कार्बन एटम है, तो यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप, और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन एटम, और आर क्या है बच्चे, साइड चेन, साइड चेन। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर किसका है, अमाइनो एसिड का। स्ट्रक्चर किसका है, अमाइनो एसिड का। ये बात समझ में आ रही सभी को, ये किसका स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड्स का। अब देखो अमाइनो एसिड्स बॉडी के सेल के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये इसी साइड चेन के बेसिस पे किया गया। मींस जो ये इतना वाला पार्ट है बच्चे, ये पार्ट जो है बच्चे, ये सभी अमाइनो एसिड्स में क्या होंगे, सेम होते हैं। सिर्फ वेरिएशंस कहाँ पर आते हैं, तो ये आर ग्रुप में वेरिएशंस आते हैं। तो अगर यहाँ आर ग्रुप पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा साइड चेन पे, तो इस अमाइनो एसिड को आप क्या बोलोगे, ग्लाइसिन बोलोगे। तो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया बच्चे कि जो आर ग्रुप है, आर जो साइड चेन है, या आर ग्रुप आप बोल सकते हो, इस आर ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड्स कौन सा है। मींस आर ग्रुप ही क्या करता है बच्चे, डिफाइन करता है, डिफाइन द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। बात क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि हमने यहां पर बात किया कि एक अल्फा कार्बन एटम है, और अल्फा कार्बन एटम की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट की हेल्प से फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो एक है अमीनो ग्रुप, एक है कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरा है हाइड्रोजन, और चौथा क्या है बच्चे, आर ग्रुप या आर साइड चेन। और यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के कार्बन की वैलेंसी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स की हेल्प से फुलफिल हो रही है। तो इस कार्बन को आप क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन एटम। ये कार्बन क्या है बच्चे, दैट इज अल्फा कार्बन एटम। तो किसी भी अमाइनो एसिड्स के अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करो, तो ये अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड का क्या बच्चे, एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब होगा क्या, अगर आप देखोगे बच्चे, तो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर आप अमाइनो एसिड्स को देखो, तो यहाँ अमाइनो एसिड्स के जो टाइप्स हैं, या टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, तो पहली चीज़ तो कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और कुछ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर हम बात करें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, तो ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है ना बच्चे, ये जनरली हम पढ़ते हैं 20 to 22 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर हम बात करें इसेंशियल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और कुछ हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इनका नंबर तो लगभग 300 से ज़्यादा होता है बच्चे, बट अगर आप हमें डिटेल में पढ़ना है तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का इनका नंबर होता है बच्चे जनरली 20 to 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। कितने हैं, 20 और 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो अगर हम इसी अमाइनो एसिड्स जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें, अमाइनो, इनका नंबर कितना बच्चे, 22 नंबर इनका, ठीक है। इन अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें, तो ये अमाइनो एसिड्स पोलर टाइप के होते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड नॉन पोलर टाइप के होते हैं, और कुछ एरोमेटिक टाइप के भी होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप इनके अमाइनो एसिड्स के टाइप के बारे में बात करो, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो होता क्या है
कि कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिनको आप बोलते हैं पोलर अमाइनो एसिड्स, पोलर अमाइनो एसिड, कुछ हैं बच्चे नॉन पोलर, कुछ हैं बच्चे न्यूट्रल, कुछ हैं एरोमेटिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, और ये न्यूट्रल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, नॉन पोलर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड पोलर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अब पोलर भी होगा बच्चे तो एक होगा एसिडिक, एक होगा बेसिक एसिडिक अमाइनो एसिड, और कुछ होंगे बच्चे बेसिक अमाइनो एसिड। अब देखो पोलर का मतलब ये है बच्चे कि कोई ना कोई इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, मींस पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स मींस ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो कुछ भी नहीं है। एरोमेटिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स में अगर आप बात करो तो एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। अगर आप फिनाइल एल्निल अमाइनो एसिड्स की बात करो, अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करो बच्चे, तो एग्जाम्पल्स में अगर आप बात करो तो टायरोसिन जो अमाइनो एसिड्स है ना बच्चे, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स हो गए, फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड्स हो गए, ये क्या है बच्चे, एक तरह के एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। बात क्लियर है। अगर आप बात करो एसिडिक अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल की अगर बात करो तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं बच्चे ग्लूटामिक, या आप कह सकते हो ग्लूटामिक एसिड, जो एक तरह का क्या एग्जाम्पल एसिडिक अमाइनो एसिड का टाइप है। अगर आप बात करो बच्चे यहाँ पर बेसिक अमाइनो एसिड्स की, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप लाइसिन्स की बात कर सकते हो। तो ये सभी क्या है, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। बात क्लियर है। तो अगर आप इन्हें बहुत डिटेल्स में देखोगे कि टायरोसिन्स के स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखो, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स की देखो, तो एक जनरल स्ट्रक्चर्स हमने बात किया कि एक जनरल स्ट्रक्चर जो अमाइनो एसिड्स का है बच्चे, वो क्या है कि इनके पास अपना खुद का क्या है, अल्फा कार्बन एटम है। तो ये क्या है, अल्फा कार्बन एटम है। बात क्लियर है। लेकिन अगर एक एक्सेप्शन है बच्चे, अगर आप ग्लाइसिन्स की बात करो तो ग्लाइसिन्स के केस में कायरल कार्बन एटम्स एब्सेंट है। कायरल कार्बन एटम यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन आप देख रहे हो बच्चे, एक तो ये हाइड्रोजन क्या है, आर ग्रुप का साइड चेन है, ये सभी क्या है, साइड चेन है। तो ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो नॉन अल्फा कार्बन एटम शो करता है, बाकी सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उनके पास अल्फा कार्बन एटम्स हैं। तो ये सभी क्या है बच्चे, साइड चेन है। ये सभी क्या है, साइड चेन है। तो अगर आप ग्लाइसिन में देखो तो साइड चेन आर, जो आर का नेचर है वो क्या है बच्चे, हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर आप एलानिन अमाइनो एसिड्स को देखो तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। CH3 क्या है, एक तरह का मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। और अगर आप सीरीन को देखो तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कहने का पर्पस ये है बच्चे कि किसी भी अमाइनो एसिड्स के अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करो तो ये वाला पार्ट जो है एग्जैक्टली सभी का क्या है बच्चे, सेम है। देखो आप सभी देखो, सभी का क्या है बच्चे, ये सभी का सेम है। ये वाला पार्ट सिर्फ वेरिएशंस कहाँ पर आ रहे हैं, चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, उसके साइड चेन पर आ रहे हैं। ये बात क्लियर सभी को बच्चे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये भी है बच्चे कि जो अमाइनो एसिड्स है वो डिफरेंट पीएच के पर डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। मीन्स उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेबल। मीन्स अगर हम उसे ज्योटेरिक आयंस के रिस्पेक्ट में देखें बच्चे, तो यहाँ पर देखिए कि जो बी वाला डायग्राम है वो क्या है, ज्योटेरिक फॉर्म है किसी भी अमाइनो एसिड का। ज्योटेरिक फॉर्म वो फॉर्म होता है बच्चे कि इसके पास दोनों टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट है। मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है। अगर हम इसी को देखें ए वाले पार्ट को, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, और सी पार्ट को देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है। मीन्स जो ए फॉर्म है ये प्रोटोनेटेड है। ये क्या है,
प्रोटोनेटेड फॉर्म है अमाइनो एसिड्स का, और ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है। बात क्लियर है? और बी जो है वो ज्यूटेरानिक फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? तो ज्यूटेरानिक फॉर्म वो फॉर्म होता है बच्चे कि किसी भी अमाइनो एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो, तो इस तरह के अमाइनो एसिड्स क्या बोलते हैं? ज्यूटेरानिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। बात क्लियर है? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो अमाइनो एसिड के पास एक प्रॉपर्टी है, अमाइनो एसिड के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं बच्चे कि ये अपने आप को क्या कर लेता है? आयनाइजेबल कर लेता है। क्या करता है? आयनाइजेबल इन नेचर एट डिफरेंट पीएच। पीएच के बारे में हमने पढ़ा कि बच्चे जो पीएच है, पीएच का अगर हम रेंज देखें तो 1 to 7 एंड 7 to 14। तो अगर हम पीएच को देखें तो बच्चे देखो ये पीएच क्या है? एसिडिक पीएच है 7 से नीचे, और ये पीएच क्या है बच्चे? बेसिक पीएच है। तो 7 से नीचे अमाइनो एसिड्स का नेचर चेंज हो जाएगा और 7 से ऊपर भी अमाइनो एसिड्स का नेचर चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोटोनेटेड और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है किसी भी अमाइनो एसिड्स का बच्चे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पीएच पर प्रेजेंट है। बात क्लियर है? पीएच को हम और भी बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन। बात क्लियर है? अब देखो अगर हम अमाइनो एसिड्स को डिटेल में हमने देखा, अब बात करते हैं बच्चे फैटी एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम फैटी एसिड्स को देखें तो फैटी एसिड्स के बारे में चलो हम कुछ बातें पहले पढ़ लेते हैं कि फैटी एसिड्स होता क्या है। साथ में साथ सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो और सभी कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से बायोलॉजी को आप सभी समझो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बेसिकली होता क्या है कि अगर हम लिपिड की बात करें, अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड बेसिकली क्या है? एक तरह का वाटर इनसॉल्युबल है। ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जनरली लिपिड क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जनरली लिपिड इज वाटर इनसॉल्युबल। ये बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है कि ये जो सिंपल लिपिड होते हैं ना बच्चे, ये जो सिंपल लिपिड होते हैं, अगर हम बात करें सिंपल लिपिड, तो इनके पास कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। सिंपल लिपिड हैज अ carboxyl group attached to R ग्रुप। अब ये जो R ग्रुप है बच्चे, ये हो सकता है या तो मिथाइल हो सकता है, कुड बी मिथाइल। मिथाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं CH3 से। इथाइल हो सकता है CH2H5, और हायर कार्बन नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन नंबर जो है बच्चे 1 से लेकर के जनरली 19 तक हम स्टडी करते हैं जनरली। अगर हम कोलेस्ट्रॉल को देखें तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है? लिपिड है। और कोलेस्ट्रॉल में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं बच्चे? तो 27 कार्बन नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एसिड्स है। अगर हम एराकिडोनिक एसिड्स को देखें तो एराकिडोनिक एसिड्स भी एक तरह के क्या है? फैटी एसिड्स हैं, और उसमें 20 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम फॉस्फोलिपिड को देखें तो फॉस्फोलिपिड भी एक तरह का क्या है? लिपिड है। तो अगर हम बात करें बच्चे कि लिपिड जो है या फैटी एसिड्स की बात करें तो यहाँ पर हम 2 तरह के फैटी एसिड्स को स्टडी करते हैं। एक तो है बच्चे सैचुरेटेड
फैटी एसिड और दूसरा है बच्चे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। सिंपल लिपिड का अगर हम एग्जांपल देखें बच्चे, तो सिंपल लिपिड का एग्जांपल हमने अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे कि ग्लिसरॉल क्या है, एक तरह का सिंपल लिपिड है। ग्लिसरॉल या दिस वन इज राइट। तो बच्चे देखो यहाँ पर अगर हम फैटी एसिड को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलें तो फैटी एसिड जो है ना उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरे को कैटेगरी को बोला गया है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखो होता क्या है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है। विदाउट डबल बॉन्ड। अभी हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे बच्चे। तो अगर आप किसी भी सैचुरेटेड फैटी एसिड को देखो ना बच्चे, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर आप बात करो तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वो डबल बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मीन्स अगर आप बात करो तो यहाँ पर कार्बन के बीच में कुछ ऐसा बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करो तो यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है और इनका नंबर एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, 1 और मोर देन 1। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है विथ, या आप बोल सकते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई बच्चे? अगर आप बात करो इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं इसको, कि अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो लिपिड्स हैं ना बच्चे, अगर इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देखो तो जितने भी लिपिड है ना उनमें दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप कह सकते हैं मैनी लिपिड हैव बोथ glycerol and fatty acid, hence fatty acid found esterified with ग्लिसरॉल। बात समझ में? अब इस तरह के फैटी एसिड्स को हम मोनोसैक्राइड भी बोल सकते हैं, डाइसैक्राइड भी बोल सकते हैं और ट्राइसैक्राइड्स भी बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हो दे कैन बी मोनोसैक्राइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, diglycerides, and third one is triglycerides। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब होता क्या है, इन्हें अगर आप फैट और ऑयल के रिस्पेक्ट में बात करो, क्योंकि वहाँ पर बेस्ड अपॉन मेल्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो इन्हीं को आप बोलते हो या तो ये फैट की तरह बिहेव करेंगे या तो ये ऑयल की तरह बिहेव करेंगे। These are also called as फैट और ऑयल। किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। ये बात थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो रही है कि मेल्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप इसको फैट और ऑयल मेंशन करते हो। तो देखो होता क्या है कि ऑयल का जो है ना बच्चे लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर आप किसी भी लिपिड को देखो तो
लिपिड या फैटी एसिड। अब होता क्या है कि इनको आप फैट और ऑयल में कह सकते हो, ठीक है। अब ऑयल का होता क्या है बच्चे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना बच्चे, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है और फैट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर पैल्मिटिक एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड। तो बेसिकली अगर हम बात करें बच्चे कि जो पैल्मिटिक एसिड है वो बेसिकली 16 कार्बन आइटम्स हैं। इसके अंदर क्या है, 16 कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल कितने हैं, तो ग्लिसरॉल में बेसिकली 3 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं। बात क्लियर है। और अगर हम वहीं पर कोलेस्ट्रॉल को देखें तो कोलेस्ट्रॉल में यहाँ पर 27 कार्बन आइटम्स हैं। कितने, 27 कार्बन आइटम्स हैं। फॉस्फोलिपिड जो है वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। बात क्लियर है बच्चे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप लिपिड के बारे में देखो तो लिपिड का एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, जनरल या सिंपल लिपिड क्या है, ग्लिसरॉल। बात क्लियर है। और किसी भी लिपिड में कार्बन नंबर का प्रेजेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर पैल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है, ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है, कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज करते हैं तो नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड भी क्या होता है बच्चे, चेंज होता है, ठीक है। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है सभी को। अगर हम बात करते हैं बच्चे डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप के सुगर्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ना बच्चे वो कंसिस्ट विथ 3 कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो पहले ही हम पढ़ते हैं बच्चे कि एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट है बच्चे नाइट्रोजनस बेस, तीसरा कंपोनेंट है बच्चे फॉस्फेट ग्रुप। तो पहला कंपोनेंट जो है न्यूक्लियोटाइड का वो क्या है बच्चे, पेंटोज शुगर है। अब देखो पेंटोज शुगर नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चे कि पेंटोज शुगर में कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। तो अगर हम यहाँ पर राइबोज शुगर के एग्जाम्पल को देखें तो राइबोज शुगर में कितने कार्बन है बच्चे, 5 कार्बन है। लेकिन अगर आप वहीं ग्लूकोज को देखो तो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। बात समझ में आ रही है। तो शुगर के यहाँ पर 2 फॉर्म है, एक तो है हेक्सोज शुगर और दूसरा है पेंटोज शुगर। बात क्लियर है। तो राइबोज जो है वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये पेंटोज शुगर के 2 फॉर्म प्रेजेंट हैं बच्चे, एक है डीऑक्सी राइबोज, दूसरा है राइबोज शुगर। तो यहाँ पर आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज शुगर है, मीन्स कार्बन नंबर के प्रेजेंस के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये ग्लूकोज है और ये एक राइबोज है। बात समझ में आ रही है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है बच्चे वो एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है और न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ कंसिस्ट करता है 3 डिफरेंट कंपोनेंट की हेल्प से। और दूसरा कंपोनेंट की अगर आप बात करो, अगर आप पेंटोज शुगर की बात करो बच्चे तो देखो यहाँ पर कार्बन नंबर क्या है, कार्बन नंबर सपोज ये क्या है बच्चे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन जो है कार्बन नंबर 5। लेकिन अगर आप इसकी काउंटिंग करो 1, 2, 3, 4, 5 और ये बच्चे क्या है 6। बात समझ में आ रही है। तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का है और राइबोज जो है वो एक तरह का 5 कार्बन का एटम है। ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दूसरा कंपोनेंट जो है न्यूक्लियोटाइड का वो किसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड का जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस जो बेस है बच्चे अगर आप इसको डिटेल में देखो तो बेसिकली नाइट्रोजनस जो बेस है, अगर किसी आप बेस के स्ट्रक्चर्स को देखो ना बच्चे तो यहाँ पर आप बात करते हो एडेनिन की। एडेनिन अगर आप नाइट्रोजनस बेस को देखो बच्चे तो नाइट्रोजनस जो बेस है नाम से क्लियर हो रहा है बच्चे कि ये एक तरह का बेस है,
हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट है इनके अंदर। आप देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट है। बात क्लियर है बच्चे? अब देखो होता क्या है, नाइट्रोजनस बेस के अगर टाइप को देखो तो ये दो टाइप के कॉमनली हैं। एक है बच्चे प्यूरीन और दूसरा है बच्चे पैरामिडीन। दूसरा क्या है? पैरामिडीन। अब प्यूरीन्स के इटसेल्फ दो फॉर्म है, प्यूरीन्स के इटसेल्फ दो फॉर्म है, एक है एडेनिन और दूसरा है बच्चे ग्वानिन। पैरामिडीन के इटसेल्फ तीन फॉर्म है और यहाँ पर आप बात करते हो साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। यूरासिल प्रेजेंट होता है केवल और केवल आरएनए में, प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो होता क्या है कि अगर आप प्यूरीन को देखो बच्चे, तो प्यूरीन जो है वो एक तरह का एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न शो करता है। हेट्रोसाइक्लिक हम क्यों बोल रहे हैं बच्चे? क्योंकि ये एक तरह का हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस है इसमें आप देखोगे मेजरली कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। तो ये एक तरह की ऐसी रिंग है बच्चे ना कि इसमें दोनों टाइप के पैटर्न शो कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न। बट ओवरऑल हम मान के चलते हैं कि जो प्यूरीन है बच्चे वो एक तरह का एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न शो करता है और पैरामिडीन जो है एक तरह का क्लॉकवाइज पैटर्न शो करता है। बात क्लियर है? तो ये क्लॉकवाइज पैटर्न शो करता है और ये बच्चे एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न शो करता है। तो एडेनिन एक तरह का क्या है? प्यूरीन है और ये शो क्या करता है बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये जो शो करता है बच्चे, क्योंकि पैरामिडीन क्या है? एक तरह का नाइट्रोजनस बेस है और ये क्लॉकवाइज पैटर्न शो करता है। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न आपको तब समझ में आएगा जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखोगे, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे कि डीएनए की केस में एडेनिन जो है, एडेनिन एक तरह का क्या है? प्यूरीन है, ठीक है। एडेनिन जो है वो थाइमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और ग्वानिन जो है साइटोसिन से फॉर्म करता है। तो ये जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बच्चे, इसको डिफाइन करते हैं हम इसी क्लॉकवाइज पैटर्न या एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न की हेल्प से। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो ये एक तरह का नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर इसी पेंटोज शुगर के, इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर क्या, कार्बन नंबर 1 पर अगर नाइट्रोजनस बेसिस को आप ऐड ऑन कर दो, तो इसी को आप क्या बोल देते हो बच्चे? इसी को आप क्या बोल देते हो? न्यूक्लियोसाइड। तो अब देखो न्यूक्लियोसाइड जो है, अगर न्यूक्लियोसाइड्स में देखो तो ये तो है बच्चे पेंटोज शुगर, 5 कार्बन से मिलकर बना है और साथ में आपने इसको क्या है, किससे ऐड कर दिया? एडेनिन, मीन्स एक तरह का नाइट्रोजनस बेसिस। और ये जो नाइट्रोजनस बेस जो है वो पेंटोज शुगर से जब बाइंड करता है तो हमेशा कार्बन नंबर 1 पर बाइंड करता है और इस बॉन्ड को आप बोलते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बुक्स में आपको बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी मेंशन है। बात समझ में आ रही है? तो जब एक पेंटोज शुगर एक नाइट्रोजनस बेस से वाया बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जब वो एक दूसरे से बाइंड करते हैं तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप बोलते हो न्यूक्लियोसाइड। बात क्लियर है बच्चे? और इसी में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड ऑन हो जाता है तो उसे आप बोल देते हो न्यूक्लियोटाइड। तो देखो यहाँ पर एक पेंटोज शुगर है जो 5 कार्बन का है, साथ में एक नाइट्रोजनस बेस है और साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप है। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर तीनों कंपोनेंट है जो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है, एक पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को देखो बच्चे तो यहाँ पर है पेंटोज शुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस और ये है फॉस्फेट ग्रुप। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर है? तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी बच्चे तो आपको काफ़ी हद तक बायोलॉजी के चैप्टर्स और बायोलॉजी के जो पाथवे हैं ना वो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर्स हैं बच्चे जिसमें इन सारे स्ट्रक्चर्स का रोल है। अगर आपको एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स नहीं पता होगा बच्चे तो आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत होगी जब आप ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को देखोगे।
तो ग्लूकोज के अगर स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर नहीं है बच्चे, तो आपको ग्लाइकोलाइसिस नहीं समझ में आएगी। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी को इन बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स क्लियर हो। तो आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू माय लवली ऑडियंस। आप ऐसे ही पढ़िए, पढ़ने के बाद, देखने के बाद वीडियो लेक्चर को एटलीस्ट एक बार अपनी बुक्स को ज़रूर रीड कीजिए। थैंक यू टू ऑल।